हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल द इंडियन गर्ल रिएक्ट में। मेरा नाम निधि शर्मा है। मेरा नाम भावना शर्मा, शीतल शर्मा। आज की वीडियो का टाइटल है हिस्ट्री ऑफ ज्यूडिज्म बाय रजा सामो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये एक यहूदी साजिश है। ये तो बहुत दफा आपने सुना होगा। तो कौन है यहूदी, कौन है बनी इसराइल, कौन है जूस और क्या है जुडेज्म? आज हम इस वीडियो में जानेंगे हिस्ट्री ऑफ जुडेज्म। जुडेज्म भी एक अब्राहमिक रिलीजन है, यानी कि इसकी शुरुआत भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ही हुई। आज से 2000 BCE पहले खुदा ने हजरत इब्राहिम से वादा किया कि तुम्हारी जो जनरेशन होगी उसको मैं एक ग्रेट नेशन बनाऊंगा, तुम्हारी पीढ़ी एक अजीम कौम बनेगी, तो इसलिए अपना सफर शुरू करो। उर जो कि अब के जमाने का इराक है, वहां से सफर शुरू करो और जाओ कनान। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे थे हजरत इसाक अलैहिस्सलाम, उनके बेटे थे याकूब अलैहिस्सलाम, और याकूब अलैहिस्सलाम के थे 12 बेटे, जो जूइश 12 ट्राइब्स भी हैं, और इन्हीं को ही बनी इसराइल कहा जाता है, क्योंकि याकूब का दूसरा नाम इसराइल भी था, यानी याकूब के बेटे इसराइल के बेटे बनी इसराइल। अब उन 12 बेटों में एक बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी थे, और वो मशहूर वाकया तो आपने सुना ही होगा कि हजरत यूसुफ के जो भाई थे वो उनसे बड़े जेलस हुआ करते थे। हजरत यूसुफ को उन्होंने कुएं में भी गिरा दिया था और एक मर्चेंट को सेल भी कर दिया था, और वो बायर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ले गए इजिप्ट। अब क्योंकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कोई आम आदमी तो थे नहीं, उनके पास से खुदा की तरफ से दिया गया मिरेकल था कि वो ख्वाबों की ताबीर भी करते थे। तो उन्होंने फिरौन की हुकूमत को बताया कि 7 साल ऐसे आएंगे जिसमें बड़ी खुशहाली होगी, लेकिन उसके बाद जो 7 साल आएंगे वो भूखमरी के होंगे, यानी कि बहुत बड़ा फेमीन आएगा। इसलिए उस दौर के फिरौन ने नेसेसरी इक़दाम उठा के अपनी कौम को उस भूखमरी से बचा लिया। लेकिन ये भूखमरी जब कनान पहुंची तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो बाकी भाई थे वो वहां से माइग्रेट करके सीधा आए इजिप्ट। वहां जब वो हजरत यूसुफ से मिले तो हजरत यूसुफ ने उनको बताया कि मैं वही भाई हूं जिसको तुम लोगों ने सेल कर दिया था। उन भाइयों को हजरत यूसुफ ने माफ कर दिया और अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को भी पैगाम भेजा कि आप भी इजिप्ट आ जाए। इसी तरह बनी इसराइल के लोगों को मिस्र में एक जगह मिल गई, गोशन, जहां पे वो रहने लग गए। 4 सदियां गुजर चुकी हैं और बनी इसराइल की आबादी भी बहुत बढ़ चुकी है। और अब के दौर का जो फिरौन है फेरो रामेसेस II, वो नहीं जानता यूसुफ कौन है, याकूब कौन है। उसने हुक्म दे दिया कि बनी इसराइल के जितने भी लड़के पैदा होते हैं उनको कत्ल कर दो, इनकी आबादी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इनको काम काज पे लगाओ, उनकी आबादी को बढ़ने से किसी तरह रोक लो। 13th सेंचुरी BCE यहाँ पे उभरता है एक और लीडर जिसका नाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। तो खुदा हजरत मूसा को चुनते हैं और उनको ये ड्यूटी देते हैं कि वो बनी इसराइल के लोगों को आजाद करें, फिरौन की इस जुल्म भरी हुकूमत से उनको आजाद करें और उनको ले जाएं वापस कनान। तौरा और हिब्रू बाइबल के मुताबिक कनान की जमीन एक प्रॉमिस्ड लैंड है जूस को। और फिर आपने वो मशहूर वाकया सुना ही होगा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी से दरिया के 2 टुकड़े किए, अपने लश्कर को वो ले गए, लेकिन बाद में जब फिरौन आया तो उसका लश्कर डूब गया। अब इस सारे वाक़े को एक्सोडस कहते हैं। दौरान सफर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम माउंट सिनाई पे चढ़ जाते हैं, जिसको जबल तूर भी कहते हैं, और वहां पे उनको मिलती हैं 10 कमांडमेंट्स, और वही जूश रिलीजन के फंडामेंटल लॉज बनते हैं। मूसा के लोग 40 साल बीच में आए हुए इस रेगिस्तान पर रहते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इसी दौरान इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन उनके सक्सेसर जोशुआ उस पूरी कौम को आखिरकार कनान लेके आते हैं। कनान आने के बाद वो पहला जो अपना किंग बनाते हैं वो है किंग डेविड, जिसको हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम भी कहा जाता है, और उन्होंने ही जेरूसलम को कैपिटल सिटी बनाया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद जब उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम आए तो 960 BCE में उन्होंने पहला टेंपल बनवाया। अब जूश लोगों की इबादत की जो जगह थी वो सेंट्रलाइज्ड हो गई। लेकिन हजरत सुलेमान भी जब इस दुनिया से चले गए तो उनके जाने के बाद उस किंगडम के 2 टुकड़े हो गए, नॉर्दर्न किंगडम ऑफ इसराइल एंड सदर्न किंगडम ऑफ जूडा। अब जब सल्तनत 2 टुकड़ों में हो गई तो जाहिर है वो कमजोर हो गई, और एक कमजोर सल्तनत बहुत आराम से शिकार बन जाती है किसी बैरूनी ताकत का। ऐसा ही हुआ जब 586 BCE में बेबीलोनियन एम्पायर आई। किंगडम ऑफ जूडा को फतेह करने के बाद उन्होंने पहला काम ये किया कि उन्होंने फर्स्ट टेंपल को डिस्ट्रॉय कर दिया, और वहां जो रह रहे जूस थे उनको जलावतन कर दिया बेबीलोन की तरफ। अब जूस के लिए एक सेंटर ऑफ वर्शिप तो खत्म हो गया क्योंकि टेंपल ही टूट गया। तो फिर उन्होंने सिनेगॉग्स बनाना शुरू किए, यानी उन्होंने कहा कि अब बजाय कि एक जगह रुक करके हम इबादत करें, एक सेंट्रलाइज जगह हो, वो तो रही नहीं, टेंपल नहीं रहा, तो डिफरेंट लोकेशंस पे सिनेगॉग्स बनाते हैं और वहीं पे कम्युनली
प्रे करते हैं, वहीं पे तोरा को पढ़ते हैं। बेसिकली जैसे मुसलमानों की मस्जिदें होती हैं डिफरेंट लोकेशंस में, इसी तरह उन्होंने अपने सिनेगॉग्स बना के इबादत करना शुरू कर दी। लेकिन आपको तो पता है ताकत हमेशा शिफ्ट होती रहती है। बेबीलोनियन एम्पायर के भी दिन कभी न कभी तो खत्म होने ही थे, और वो तब हुए जब पर्शियन किंग साइरस आए 538 BCE में। ये नया किंग जब आया तो इसने जलावतन हुए जूस को बोला वापस आओ और अपना टेम्पल फिर से बनाओ, और इसी तरह बना सेकंड टेम्पल इन 516 BCE। 332 BCE में इसी जगह फिर अलेक्जेंडर द ग्रेट की पावर आ गई। वो जब यहाँ पे आया तो उसने हेलेनिज्म यानी कि ग्रीक कल्चर, ग्रीक रिलीजन, उसको जबरदस्ती वहां फैलाने की कोशिश की। फिर जूस और ग्रीक्स के बीच में मसले होने लग गए। एक मैकेबियन रिवोल्ट हुआ और इस रिवोल्ट के नतीजे में जूस जीत गए। जेरूसलम पे उन्होंने दोबारा से कंट्रोल ले लिया। फिर आया 63 BCE। अब बारी थी रोमन एम्पायर की। रोमन जैसे हुकूमत करने लग गए तो पहले तो उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन फर्स्ट जूश रोमन वॉर के बाद उन्होंने सेकंड टेम्पल भी तोड़ दिया। ये तो कुछ नहीं, रोमन्स ने जूस का जेरूसलम में रहना भी बैन कर दिया, और इस तरह सारे जूस डिस्पर्स हो गए। रोमन एम्पायर के मुख्तलिफ जगहों पे चले गए। कोई बेबीलोन चला गया, कोई यूरोप चले गया, कोई नॉर्थ अफ्रीका चला गया, कोई पर्शिया चला गया, और इस सब को बोलते हैं जूइश डायोस्पोरा। बेसिकली अब जूस मुख्तलिफ मुल्कों में जाके वहाँ की माइनॉरिटीज बन के रह गए थे। अब बार बार टेम्पल बन रहा है और टूट रहा है तो जाहिर है बस हो जाती है। जी हाँ, और टाइम आया रबायनिक जुडाइज्म का। टेम्पल के डिस्ट्रक्शंस के बाद रिलीजियस रिचुअल्स पे फोकस करने के बजाय वो स्टडी पे फोकस करने लगे, प्रेयर पे फोकस करने लगे, और जूइश लॉस को अपनी जिंदगी में कैसे लेके आना है इस चीज पे फोकस करने लग गए। यानी समझ लो वो रिलीजियस से ज्यादा थोड़े प्रैक्टिकल हो गए। फिर जूइश स्कॉलर्स ने दो बड़ी अहम किताबें लिखी, एक मिशना, दूसरा तालमुद। इन किताबों का मेन फोकस था जूइश लॉज, ट्रेडिशंस, जूइश फिलॉसफी, और बेसिकली जुडाइज्म को अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज करना है, ये इन किताबों का मेन फोकस था। 8th सेंचुरी, अब ये टाइम है इस्लाम के गोल्डन एज का। अब्बासी खिलाफत चल रही है, और दोस्तों इसी एज के दौरान जूस का स्पेन के अंदर भी गोल्डन एज ही चल रहा है। दोस्तों गोल्डन एज ऑफ इस्लाम ये एक अलग ही टॉपिक है, कभी इस पे भी वीडियो बनाऊंगा। ये वो टाइम था जब सेंटर ऑफ विजडम बगदाद बन चुका था, रिलीजियस टॉलरेंस भी थी, एक रिलेटिव पीस में रह रहे थे सब। इसी जमाने में मुसलमानों के बड़े इंटेलेक्चुअल्स उभर के आए, अल ख्वारिज़मी, इब्न सीना, अल फराबी। इस टाइम पे क्रिश्चियंस और जूस अपना जिजिया पे करते थे, यानी कि टैक्स पे करते थे मुसलमानों को। और जो जूस के इंटेलेक्चुअल्स थे, सैमुअल इब्न नगरिल्ला, जुडा हलेवी और बहुत सारे, इनकी मुसलमानों के इंटेलेक्चुअल्स के साथ भी डिस्कशन हुआ करती थी। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि अच्छे वक्त की बुरी बात यह है कि वो गुजर जाता है, और बुरे वक्त की अच्छी बात यह है कि वो गुजर जाता है, तो ये गोल्डन एज भी आखिर खत्म हो गया। अब आ जाते हैं मॉडर्न एरा पे, 18th और 19th सेंचुरी। ये टाइम है जूइश एनलाइटमेंट का। इस टाइम पे जूस यूरोप में डिफरेंट जगहों पे रह रहे हैं, और यूरोप की सोसाइटी के अंदर वो बड़े अच्छे तरीके से घुलने मिलने लग गए। उन्होंने अब सेकुलर एजुकेशन को अपना लिया है, लेकिन अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को साथ में बरकरार रखते हुए। लेकिन एंटी सेमिटिज्म का जज्बा, यानी जूस से नफरत का जज्बा अभी तक जिंदा है, और बहुत जगहों पे जिंदा है। 19th सेंचुरी में एंटी सेमिटिज्म के जज्बात को कैटर करने के लिए, उनसे मुकाबला करने के लिए, उनको काउंटर करने के लिए एक ऑस्ट्रो हंगेरियन जर्नलिस्ट ने, जिसका नाम थियोडर हर्जल था, उसने एक प्रपोजल पेश किया कि क्यों न जूस की एक अलग स्टेट होनी चाहिए, एक अलग उनका मुल्क होना चाहिए, और वो मुल्क कहीं फलस्तीन में ही होना चाहिए। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब नाजी जर्मनी ने हिटलर की हुकूमत में 6 मिलियन जूस को मार दिया, तो फिर ज़ायनिज़्म को इंटरनेशनल सपोर्ट भी मिल गई कि हाँ भाई ये तो दुनिया भर में जलील हो रहे हैं, मर रहे हैं, तो हाँ ठीक है, इनको जूस एक स्टेट बना के दे दो। लेकिन दोस्तों इससे पहले हम थोड़ा सा पीछे जाके वर्ल्ड वॉर 1 पे जाते हैं और ब्रिटिश की हराम टोपियों को जरा देख लेते हैं। 1915 से लेके 1916 के दरमियान ब्रिटिश अरबों से वादा करते हैं कि अगर आप हमारा साथ दें और ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ लड़ें तो हम आपको बहुत ज्यादा जमीनें देंगे। हाँ जी, कहाँ देंगे? यहीं कहीं फलस्तीन में। और कब देंगे, कितनी जमीनें देंगे, ये सब एक वेग प्रॉमिस था, जिसको बोलते हैं मैकमहन हुसैन कॉरेस्पॉन्डेंस। अच्छा जी, अब अरबों से वादा कर लिया कि तुम लोगों को जमीनें दे देंगे। ठीक 1 साल बाद 1917 में ये यहूदियों को भी यही बोलते हैं कि जी हाँ, आपकी तो बिल्कुल एक जूश स्टेट होनी चाहिए और यहीं कहीं फलस्तीन में ही होनी चाहिए। और उस वादे का नाम था द बेलफर डिक्लेरेशन। पॉइंट टू बी नोटेड कि यहाँ पे जो पहले अरब रहते थे उनसे कंसल्ट नहीं किया गया। खैर भाई, कर कुरा के 1947 का टाइम आता है, ये लोग यूएन को बोलते हैं
कि भाई एक नक्शा बना के दो, इनको यहाँ पे सेटल करना है। यूएन ने जो नक्शा बना के दिया उसके हिसाब से 55% जमीन जाती थी जूस को और 45% जमीन जाती थी अरबों को, वहाँ जो मुसलमान अरब थे। जाहिर है उन्होंने बोला भाई एक तो हमारी जमीन और वो भी हमें कम दे रहे हो और उनको ज्यादा दे रहे हो, ये तो नहीं होगा। और फिर हो गई जंगें शुरू। 1947 के उस नक्शे के बाद आज तक 77 ईयर्स गुजर चुके हैं और ये कॉन्फ्लिक्ट हल नहीं हो रहा। कितनी जंगें हो गई, कितने लोग मर गए आपके सामने। ये सब एक चीज नोट करना, ये जो ब्रिटिश वाले जहां भी आते हैं और वहां से निकल जाते हैं तो सदियों के कॉन्फ्लिक्ट्स वहां पे छोड़ के चले जाते हैं कि भाई अब मरो खपो हमें नहीं पता, हम तो जा रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान को ही आप देख लो आपके सामने। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थी कि जिस तरह से इस वीडियो में बताया गया है कि किस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे उनके बेटों ने किस तरह से मतलब धरती पे अपना राज्य किया, किसी ने लड़ाई करी और मतलब इतने मतलब सलीके से या इतने सिंपल तरीके से इन्होंने बताया है कि पीढ़ी दर पीढ़ी किस तरह से पीढ़ियां बढ़ी, उनके वंशज किस तरह के निकले और फिर किस तरह से ये ब्रिटिशर्स, यहूदी और जितने भी अदर नेशनैलिटीज हैं वो किस तरह से निकली। तो बहुत ही मतलब हिस्टोरिकल टाइप में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो थी आज की। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी। हिस्ट्री के बारे में इतना सब कुछ आज हमें पता चला नहीं। तो हमने एक वैसे ये जो यहूदी है इनके बारे में वैसे मैंने एक मूवी देखी हुई है, उससे रिलेटेड मुझे थोड़ा बहुत आज लगा। थोड़े टाइम पहले मैंने मूवी भी देखी थी एक यहूदी से रिलेटेड, उसमें जो है ना वॉर होता है और यहूदीस को जो है ना मतलब कि मारते हैं। ये वाली मूवी मैंने देखी हुई है, पता नहीं कौन सी है, नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बट बहुत अच्छी थी। उसमें कई यहूदी बच जाते हैं, कई जो है अपने घरों में अंदर रहते हैं, कई सालों तक बचते हैं वॉर से। ये वो बहुत अच्छी थी मूवी। तो ये मुझे इससे रिलेटेड लगी, थोड़ी बहुत अच्छी थी, इंटरेस्टिंग थी और इंस्पायरिंग थी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो आप सब लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको हमारे रिएक्शंस अच्छे लगते हो और प्लीज आप लोग हमें इसी तरह से अपना सपोर्ट देते रहना और आज की वीडियो पर अपने बहुत सारे लाइक शेयर कमेंट्स करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।